वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस की है मिश्री हुआ फिर स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए बात क्या करें, इसमें आपको हम बताने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप लोग हमारी बात को समझेंगे, सुनेंगे, तो अपनी लाइफ में अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जाना है, जो वीडियो है वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ पर ऐप की लिंक आपको दी जाएगी। वह ऐप क्या है? यस कियम स्टडी ऐप है आपका, ठीक है। तो वहाँ पर आप आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो आपको वहाँ पर जाना है और ज्वाइन हो जाना है, और आपको अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, हमने आपको बताया। वहाँ पे जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको जुड़ना है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। तो आपकी ऐप पर जैसे वीडियोज़ जाएँगी, अभी जाएँगी, लगातार 4-5 घंटे की वीडियोज़ सब अपलोड होंगी, तो आप लोग घबराएँगे नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे वीडियो बताते हैं यूट्यूब पर आपकी, तो आप इसको भी पढ़ते चलिए, क्योंकि ये सारे कंटेंट उसमें भी डाले जाएँगे और आपको पूरी बेहतर तरीके से वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक। जैसे ही टाइम टेबल आता है तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर करा दी जाएँगी। बस अभी टाइम टेबल 1 महीने पहले तो आता ही है। जब आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला रहेगा, तो 1 महीने पहले आपका एग्ज़ाम जो आती है डेट शीट आती है, ठीक है। तो उसी के अनुसार आपकी तैयारी कराई जाएगी। ये कक्षा 12 इसमें पढ़ेंगे, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। और इसमें वन शॉट वीडियो की बात करेंगे। वन शॉट वीडियो में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि जिस चैप्टर को हम लेते हैं, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, सारे प्रकार के क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए हुए आपको बताने का प्रयास करते हैं। चैप्टर 11 और एसक्यूएम स्टडी पर आपके लिए बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों में क्या होता है कि आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शनों को आपको चूज़ करना होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे कह दें कि आपके सामने कुछ इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों या नानाबदिश। देखिए मेरे पेरेंट में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए इसके बारे में आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए घबराएं नहीं, आपको सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसका आंसर देखें तो अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं हमारी, वो वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की भांति उसकी प्रकृति होती है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ लेना है। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अभी जुड़े रहे हैं, चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर देंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, और आपको जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी बहुत ही यूनिक तरीके से बताई जाएंगी और अच्छी तरीके से आपको बताई जाएंगी, ठीक है। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि यदि ई तथा बी वैद्युत चुम्बकीय तरंग के क्रमशः सदिश, यानी कि यदि ई तथा ई वैद्युत चुम्बकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश या चुम्बकीय सदिश हो, तब यानी कि जो हमारा ई है क्या है, वैद्युत हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो जो हमारा वैद्युत सदिश है तथा चुम्बकीय सदिश है, तो वैद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो किसकी अनुदिश होती है, यहाँ पे आपको हम बताने का प्रयास, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपके ऑप्शन कौन कौन से होंगे, ई बी, ई डॉट बी, ई क्रॉस बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई क्रॉस बी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उत्पन्न होती हैं। तो जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगें जो उत्पन्न होती हैं वो कहाँ उत्पन्न होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। स्थिर आवेश द्वारा, इस नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, आवेशहीन कण के द्वारा। तो इसके उत्तर की बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर को भेज सकते हैं, और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करा दी जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, अगर इसकी उत्तर की हम बात करें तो स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा या आवेशहीन कण द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वरित आवेश के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है।
तो इसमें कौन सी ऐसी है जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंगे, ऊष्मा तरंगे, जल तरंगे या रस्सी से उत्पन्न तरंगे। तो देखिए जो ऊपर ऑप्शन लिखा था ये काट दिया गया है, जो सही ऑप्शन आपका लिखा गया है। देखिए ध्वनि तरंगे, ऊष्मा तरंगे, जल तरंगे या रस्सी में उत्पन्न तरंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा तरंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऊष्मा तरंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऊष्मा तरंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? इसमें से कौन सी ऐसी है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें या एक्स किरणें। तो इसमें उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? और मेरे पैरामीटर तक देखना है इसमें तो कौन सी ऐसी तरंग है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। आप जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम इसके आंसर की बात करें तो अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें या एक्स किरणें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अल्फा किरणें। ठीक है, क्या हो जाएगा? अल्फा किरणें। अब देखिए, अब इसमें हम आपको बताएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताएंगे। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों में क्या होता है कि हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें आपको एक लाइन वाले आंसर मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्रोत क्या है? जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं उनका स्रोत क्या होता है? वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र। ठीक है, उनका स्रोत क्या होता है? जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं उनका जो स्रोत होता है वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होता है। चलिए आगे आपको बताते हैं और आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए 10,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, ठीक है, कितना? 10,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती हैं? जो 10,000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य आती हैं वो वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो आती हैं वो किस में आती हैं? हमारी अवरक्त क्षेत्र में आती हैं। किसमें? अवरक्त क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों को, जिन जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं उनकी जो स्पेक्ट्रम बनते हैं तो उनकी आपके बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए पहले क्या होता है कि रेडियो तरंगे होती हैं, उसके बाद माइक्रो तरंगे, उसके बाद अवरक्त विकिरण, उसके बाद दृश्य विकिरण, उसके बाद परावैंगनी विकिरण, उसके बाद यक्स किरणें तथा गामा किरणें होती हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ लेना और आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपको सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वैद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे कुछ हमारी तरंगे दी हुई हैं, जैसे रेडियो तरंगे, तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो सबसे जो हमारी अधिक होती है क्या होती है? रेडियो तरंग होती है, इसलिए सबसे यहाँ पीछे आएगी। तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए गामा किरणें, एक्स किरणें, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे सबसे अधिक होती हैं, उसके बाद माइक्रो तरंगे होती हैं, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद गामा किरणें। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक्स किरणों के दो गुण लिखिए। जो एक्स किरणें होती हैं उनके दो गुण लिखना है। उनके दो गुण कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए एक्स किरणों के जो दो गुण हैं कौन कौन से हैं? एक्स किरणें वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं। जो एक्स किरणें होती हैं वो अगर उसको हम वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती, कहने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये आवेशित कण नहीं है। क्या है? ये आवेशित कण नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या होती हैं? प्रभावित नहीं होती हैं। आप चाहे इसको चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित कर दीजिए, चाहे इसको वैद्युत क्षेत्र में प्रवाहित कर दीजिए। अब देखिए अगला जो हमारा है, ये किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। जो ये किरणें होती हैं प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये किरणें हमारी क्या होती हैं? प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए वीआईपी प्रश्नों को इसमें बात करेंगे। जो भी प्रश्न हमारे रहेंगे सब वीआईपी प्रश्न रहेंगे, आपके एग्जाम में हूबहू मिलने वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये प्रश्नों को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? तो जो हमारी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं समय के साथ परिवर्तित क्षेत्र, यानी समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है,
तो जो हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, देखिए वो क्या होती हैं, समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र। जो वैद्युत क्षेत्र समय के साथ क्या हो, परिवर्तित होता हो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि जो समय के साथ परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, तथा समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो समय के साथ हमारा चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे कि मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग निहित होती है। जो प्रकृति होती है, जो हमारा प्रकृति मतलब होती है, जो हमारा नेचर होता है एक तरीके से समझे, तो उसमें क्या होता है, एक प्रकार एक तरंग निहित होती है जिससे समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। जो क्या होता है कि समय के साथ, ठीक है, समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और वैद्युत क्षेत्र भी होते हैं उसमें, ठीक है, जो एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का और वैद्युत क्षेत्र की बात करें, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो वैद्युत क्षेत्र के लिए काम करता है और जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए काम करता है, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा समझ में अच्छी तरीके से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ लेना है और अच्छी तरीके से आपको कर भी लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको समझ में आ गया होगा, यह तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती हैं। जो तरंग होती हैं यह वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती हैं, ठीक है। अब इस तरंग में वैद्युत तथा चुंबकीय, ठीक है, अब इस तरंग में क्या होता है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर, ठीक है, दोनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। जो तरंग संचरण की दिशा मतलब कि जो तरंग के चलने की जो दिशा होगी, ठीक है, उसके प्रवाहित होने की जो दिशा होगी उसके भी लंबवत होंगे। अब यहाँ पे देखिए वो है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको समझ लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं, सूक्ष्म वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक एक उपयोग लिखिए। सूक्ष्म वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक एक उपयोग लिखिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए, सूक्ष्म वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक एक उपयोग लिखिए। सूक्ष्म तरंगे, औरक तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स तरंगे। तो इनका हमें क्या करना है, उपयोग लिखना है, ठीक है। अब सूक्ष्म तरंगों का उपयोग कहाँ होता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, विमान संचालन में रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगे प्रयुक्त की जाती हैं। जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो रडार रडार विमान के संचालन में, ठीक है, विमान जो चलता है ऊपर, आप देखे होंगे विमान जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, हवाई जहाज हो गया, तो ये सब चीज़ें जो रॉकेट होते हैं ये सब चीज़ें किससे चलते हैं, इन्हीं सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से ही उनकी दिशा निर्देश की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें जो होती है, पौधशालाओं में पौधों को उचित माप देने के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो पौधशालाओं में पौधों को उचित माप देने के लिए, तो पौधशालाओं में पौधों को उचित माप देने के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हो गया। यानी कि मतलब कहने का मतलब क्या, जो पौधशालाओं में जो हमारे पानी देने वाले लगे रहते हैं इक्विपमेंट, उनकी अवरक्त किरणों का उसमें उपयोग किया था। मतलब कि जो सेंसर होता है एक तरीके से, सेंसर में जो किरणें होती हैं अवरक्त किरणें निकलती हैं। आगे आपको बताते हैं पराबैंगनी तरंगे। तो पराबैंगनी तरंगे देखिए अदृश्य लेखन के लिए, किसके लिए, अदृश्य लेखन के लिए पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए जो अदृश्य लेखन मतलब जैसे कि आपको लिखावट दिखाई न दे, तो वहाँ पे क्या होता है कि पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा एक्स किरणें। देखिए एक्स किरणों के बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए एक्स किरणों क्या होता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कोश की संरचना को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है हम आपको बताते हैं। देखिए परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कोश की संरचना को जानने में, शरीर की हड्डी टूटने तथा फेफड़ों के रोगों में, यानी कहने का मतलब आप लोग हॉस्पिटल में जाते होंगे, एक्सरे करवाते होंगे, तो उसी में इसका उपयोग किया था एक्स किरणों का, ठीक है। तो सिंपल भाषा में इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं, जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं क्या हैं।
ये कैसे उत्पन्न होती हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। तो वैद्युत चुम्बकीय जो तरंगे होती हैं क्या होती हैं, तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं किसके द्वारा, त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन के साथ साथ, यानी कि जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन साथ साथ होते हैं तथा दोनों के अधिकतम मान E0 तथा B0 एक ही स्थान पर एक ही समय पर होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करेंगे आपको, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिवर्तनों की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं। यानी जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इनकी जो परिवर्तन की विमाएं होती हैं या दिशाएं होती हैं परस्पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। क्या होती है, संचरण की दिशा के भी क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। अब आगे आपको बताते हैं, आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। जो इन तरंगों की जो प्रकृति होती है क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। निर्वात में वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों के परिणामों का संबंध E/B बराबर C होता है। यानी कि निर्वात में वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों के परिणामों का संबंध जो होता है E/B बराबर C होता है। अब देखिए आगे जो कह रहा है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन तरंगों के जो संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात करेंगे। देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, हमने आपको पीछे बताया है। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको बताया गया है। अब देखिए जो इसके स्पेक्ट्रम बनते हैं कैसे बनते हैं, जो स्पेक्ट्रम बनते हैं देखिए यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में हमने लिखा है। तो बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको लिखा है, यानी कि अब देखेंगे इसमें तो जो वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भाग होते हैं, पहले गामा किरणें, उसके बाद एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे जो रेडियो तरंगे की जो रेंज होगी सबसे अधिक होगी, मतलब 10⁻⁻1 से 10⁻4 मीटर तक होती है। कहाँ तक होती है, 10⁻4 मीटर तक होती है। इसकी 10⁻3 से 10⁻1। अवरक्त किरण की बात करेंगे तो 7 × 10⁻7 से 5 × 10⁻3 मीटर। अगर हम दृश्य की बात करते हैं तो 4 × 10⁻7 से 7.8 × 10⁻7 मीटर होता है। और पराबैंगनीकरणों की बात करें तो 1 × 10⁻8 से 4 × 10⁻7 मीटर होती है। अगर हम अक्स किरणों की बात करें तो 1 × 10⁻1 से 3 × 10⁻8 मीटर होती है। और इसके बाद हम गामा किरण की बात करेंगे जिसकी सबसे कम रेंज होती है, तो इसकी रेंज 10⁻14 से 10⁻10 मीटर तक होती है। ठीक है, अब हम आंकिक प्रश्नों की बात करेंगे। आंकिक प्रश्नों में देखिए 3000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, 3000 एंगस्ट्रॉम है और जिसमें प्रकाश की चाल हमें मालूम होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है मेरे पास, 10⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो लैम्डा बराबर कितना है, 3000 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 10⁻10 मीटर। अब यहाँ पे सारे मान रख देंगे, एन का भी रख देंगे और लैम्डा का और सी का मान रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगी, आवृत्ति निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आवृत्ति निकाल सकते हैं। आवृत्ति देखिए एन बराबर C/λ होता है 3 × 10⁻8 अपान 3000 × 10⁻10, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल क्या आएगा, 10⁻15 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, अब देखिए निर्वात में स्टूडेंट्स, निर्वात में एक आवर्त, मतलब निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुम्बकीय तरंग के निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुम्बकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 बराबर 510 नैनो टेस्ला है। ठीक है, तरंग के वैद्युत क्षेत्र भाग का आयाम क्या है, तो यहाँ से अगर इसकी आंसर की बात करेंगे तो वैद्युत चुम्बकीय तरंग का चुंबकीय अंश B0 बराबर 510 नैनो टेस्ला, निर्वात प्रकाश की चाल C बराबर E0 अपान B0,
तरंग का वैद्युत अंश E0 है, तो 3 इंटू 10⁸ E0 अपान 510 इंटू 10⁻⁹ तो E0 क्या हो जाएगा 153 वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा 153 वोल्ट प्रति मीटर। कैसे आया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या हमें निकल कर आता है कि तरंग का जो वैद्युत क्षेत्र का आयाम है 153 वोल्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मेरे प्यारे फ्रेंड जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। b बराबर कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁴ साइन t माइनस एक्स बाई सी। ठीक है, इंटू 4 इंटू 10⁻15 टेस्ला दी गई है। तो अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसके संगत औसत ऊर्जा का घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रकाश की चाल c बराबर कितना दिया है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, कितना दिया है 3 इंटू 10⁸। तो देखिए इतनी चीज़ें दी हैं आपको। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसके संगत औसत ऊर्जा का घनत्व मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रकाश की चाल कितना दिया है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो b बराबर b0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी की पावर के कैप। तो b0 कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर टेस्ला। ठीक है, यानी कि b बराबर कितना दिया है हमें दिया है। ठीक है, कितना दिया है ये हमें फार्मूला मालूम होता है। ठीक है, अभी फार्मूले से इसकी तुलना हम करेंगे तो b0 कितना निकल कर आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ठीक है, अब E0 बराबर कितना है V0c बराबर 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3.0 इंटू 10⁸ बराबर 6 इंटू 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। अब औसत ऊर्जा घनत्व बराबर क्या है UE बराबर क्या है 1/E अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर, यानी कि 1/2 e की पावर 0 अपान 2 का होल स्क्वायर बराबर 7.9 इंटू 10⁻³ जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। एक समतल वैद्युत क्षेत्र, देखिए उसका आंसर इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा ना समझा तो फिर से आप लोग समझा देते हैं। 1/E अपसाइलन नॉट ई का स्क्वायर है। तो देखिए जो ई का मान है, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से देखेंगे इसको तो कैसे आएगा ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हमने देखिए E0 का मान निकाला है। अब E0 का मान यहाँ से हमने जब निकाला है तो यू ई बराबर क्या मालूम हमें 1/E अपसाइलन नॉट ई का स्क्वायर। तो 1/2 अपसाइलन नॉट E0/√2 का होल स्क्वायर बराबर 7.9 इंटू 10⁻³ जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इतना है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हम आपको बताते हैं। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम, जो एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का जो आयाम है 120 न्यूटन प्रति कूलाम है। कितना है 120 न्यूटन प्रति कूलाम है, तथा आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। ई तथा बी के लिए समीकरण प्राप्त कीजिए। तो ई तथा बी के लिए जो समीकरण हमें प्राप्त करना है, कैसे करना है, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए दिया क्या है E0 बराबर 120 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम है V0 बराबर E0/c बराबर 120/3 इंटू 10⁸। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम। यहाँ से देखिए जो हमारा आयाम दिया है, आयाम कितना दिया है E0 क्या है हमारा आयाम होता है। ठीक है, E0 कितना दिया है 120 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। और देखिए जो V0 दिया है, V0 कितना दिया है E0/c बराबर 120/3 इंटू 10⁸। मतलब कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से देखिए E0 बराबर कितना दिया है 120 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि जो बी के लिए समीकरण हम प्राप्त करेंगे, ई तथा बी के लिए समीकरण प्राप्त करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा B0 का मान निकालेंगे तो E0/c होता है। E0 हमारा क्या है आयाम है, तो 120/3 इंटू 10⁸। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, अब देखिए ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा
2 पाई एफ बराबर क्या है 2 पाई इंटू 50 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि 3 इंटू 3.14 इंटू 10 घाते 8 रेडियन प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपान सी, के बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपान सी। तो 3.14 इंटू घाते 8 बटे 3 इंटू 10 घाते 8 बराबर 1.05 मीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से अगर ओमेगा की बात करते हैं तो हमें देखिए एफ का मान मालूम है 50 हर्ट्ज, और देखिए यहाँ से देखिए जो एफ का मान क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन में देखिए जो आवृत्ति दी है एफ बराबर यानी कितना दी है 50 मेगा हर्ट्ज दी है। अब इसको हर्ट्ज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर बात करेंगे तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ बराबर 2 पाई इंटू 50 इंटू 10 घाते 6, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 10 घाते 8 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपान सी बराबर 3.14 इंटू 10 घाते 8 बटे 3 इंटू 10 घाते 8 बराबर क्या हो जाएगा 1.05 मीटर इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से देखिए यदि तरंग यक्ष दिशा में चल रही है, जो तरंग है हमारी अगर यक्ष दिशा में चल रही है, हमने W का मान निकाला, C का मान हमें मालूम होता है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1.05 आएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि तरंग यक्ष दिशा में चल रही है तो वैद्युत क्षेत्र y दिशा में तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश z दिशा में होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो तरंग होगी अगर हमारी यक्ष दिशा में चल रही है तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा हमारा, जो वैद्युत क्षेत्र हमारा बन रहा है वो y दिशा में, तथा चुंबकीय क्षेत्र जो सदिश होगा वह z दिशा में होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको मालूम हो गई होगी। अब देखिए ई बराबर क्या है ई जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे पैप। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 120 साइन 1.05 एक्स माइनस 3.14 इंटू 10 पावर 8 टी जे कैप न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ से ये हमारा जो मूल समीकरण बनेगा उस समीकरण से यहाँ सारे मान को पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर देंगे तो ये हमारा ये समीकरण मिलेगा। ये समीकरण हमारा है बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी से। ठीक है, के कैप से ये हमारा के कैप बन जाएगा। इस समीकरण से इसको बनाएंगे और इस समीकरण से हम इसको बना लेंगे। बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। E0 का मान हमने 120 निकाला, के का मान के एक्स का मान हमने निकाला 1.05 एक्स, के का मान हमने निकाला। उसके बाद देखिए ओमेगा का मान हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था 3.14। यहाँ से देख सकते हैं आप 3.14 इंटू 10 पावर 8 रेडियन प्रति सेकेंड। यहाँ से हो जाएगा टी जे कैप न्यूटन प्रति कूलाम। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। ये छोटा चैप्टर था, तो इसके बारे में जितनी भी क्वेश्चंस बन रहे थे सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की नई वीडियो को आपके लिए लाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।